Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss a very important topic of circular motions, and this is the topic the motion of a car around a curve on a level road. ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका ये है सर्कुलर मोशन में कि जब भी कोई कार किसी लेवल रोड पे, मतलब किसी समतल रोड पे जो कि एक टर्निंग की तरह है, जब उसको क्रॉस करेगा तो उसके साथ क्या होगा हम लोग उसको आज समझेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ एक पिक्चर है, और ये पिक्चर क्या है, ए कार विच इज़ अबाउट टू टर्न। दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए कार विच इज़ अबाउट टू टर्न। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कन्विक्शन के साथ क्योंकि इसका टायर का जो ओरिएंटेशन आप देख रहे हैं तो ये कुछ इस तरह का घुमा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस कार को अगर टर्न लेना भी होगा तो वो कुछ ऐसा टर्न लेने की स्थिति में होगा जो है सो। तो जब कोई कार टर्निंग पे आएगी तो उसकी वेलोसिटी टर्निंग पे आने से पहले कुछ भी हो, उसका स्पीड कुछ भी हो, एक्चुअली में क्या होगा कि हर पॉइंट पे जो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो चेंज होगा। यहाँ वेलोसिटी ये रहेगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहेगा, टेंजेंशियल टू द पाथ। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ होगा। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है सो उस टर्निंग पे, उस कर्व पे क्या होगा तो कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहेगा। तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेगी, मतलब सपोज करिए कि इस कार का स्पीड कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, ये जिसका जो स्पीड है वो क्या कर रह रहा है कांस्टेंट रह रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि स्पीड कांस्टेंट रहने के बावजूद भी जो उसकी जो स्पीड का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो डायरेक्शन अगर चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंजेस, इसका मतलब है कि इस कार पे कहीं ना कहीं जो है सो एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अगर कार पे एक्ट कर रहा है तो वो एक जो है उस पर एक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, तभी तो वो उसको क्या, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, जो उसको कर्वेचर के टुवार्ड्स द सेंटर, इधर की ओर जो है सो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक्ट करता है। ठीक है, जो ACP है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो क्या होता है, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्ट करता है। इसका मतलब है कि कार पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो हम उस फोर्स के बारे में भी जानेंगे और साथ में उस फोर्स का मैक्सिमम रेंज क्या हो सकता है इस केस में उसको समझेंगे, क्योंकि मैक्सिमम रेंज अगर है उस फोर्स का, इसका मतलब है कि ये वेलोसिटी जिस स्पीड के साथ इस टर्न को ये क्रॉस करेगा तो उस पर भी एक लिमिटेशंस डाल रहा है। तो मैक्सिमम किस स्पीड से ये कार, एट व्हाट मैक्सिमम स्पीड द कार कैन मेक द टर्न, ठीक है, विदाउट स्लाइडिंग, हम इस चीज़ को भी इसमें इस वीडियो लेक्चर्स में जानेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहली बात आप यहाँ देख रहे हैं पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए कार एट द कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर पे एक कार का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, यही है वो कॉर्नर। दिस इज द कॉर्नर। ओके, दिस इज द कॉर्नर है जो ब्लू लाइन से रिप्रेजेंटेड है। ये कार है और आप देख रहे हैं इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये सेंटर हो गया, और ये हो गया इस कॉर्नर का रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कॉर्नर। ठीक है, तो अब हमको क्या है कि हमें ये पता है कि अगर इससे पहले कॉर्नर पे आने से पहले कार क्या होगा, अगर स्ट्रेट रोड पाथ को फॉलो कर रहा होगा तो उसकी अपनी एक वेलोसिटी, एक स्पीड होगी जो है सो। ठीक है, और जैसे ही वो कॉर्नर पे आएगा तो इस कार पे अब एक रिक्वायरमेंट डल जाएगी कि इसका जो डायरेक्शन ऑफ स्पीड है, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन मोशन में था, अब क्या होगा कि इसका हर पॉइंट पे जो इसका डायरेक्शन ऑफ स्पीड है वो टेंजेंशियल टू द पाथ होता चला जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ स्पीड इसकी बदलेगी, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड वही है, जो V है वही है, लेकिन इसका डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ स्पीड बदलेगी, मतलब कहीं ना कहीं जो है सो इस कार पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स का लगना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंजेस। और अगर डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंज कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस कार पे एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा होगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इस कार पे एक्ट कर रहा होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। और आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो कुछ इस तरह का होता है, FCP। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह का होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता है इस कार को, तभी वो जाकर के इस टर्न को निगोशिएट कर सकता है, इस टर्न के अराउंड वो मूव कर सकता है। तो आपको ये भी पता है कि कोई कार का जो
कोई कार जो होता है वो एक्चुअली चलता कैसे है, उसमें टायर होता है जो रोटेट करता है, और रोटेट करने की वजह से जब वो किसी मतलब रफ सरफेस को रोटेट करता है तो वो रफ सरफेस उसको क्या करता है, एक फॉरवर्ड फोर्स जो है, प्रोपेलिंग फोर्स आगे की ओर लगाता है और वो चलता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि कार को स्ट्रेट लाइन मोशन में जाना नहीं है, उसको क्या करना है, कर्व को फॉलो करना है। तो कर्व को अगर फॉलो करना है तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं जो कार का जो टायर का रोटेशन है उस पर, उसकी वजह से, उस रोटेशन की वजह से कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा जो कि उसको जो है सो उसके स्पीड, डायरेक्शन ऑफ स्पीड को चेंज कर रहा होगा। ये तो साफ साफ दिख रहा है। तो हम लोग आज के डिस्कशन में यही जानेंगे कि व्हाट फोर्स और फोर्सेस कजेज डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी टू चेंज। किस फोर्स की वजह से ये जो कार का जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए आप इस चीज़ को पहले को रिलेट कर लीजिए कि सपोज करिए, इमेजिन यू आर ड्राइविंग ए कार ऑन ए कम्प्लीटली फ्रिक्शनलेस रोड। एक ऐसे सड़क पे आप कार को ड्राइव कर रहे हैं जो कम्प्लीटली फ्रिक्शनलेस है। मतलब यहाँ तो इसने इमेजिन कर लिया कि कम्प्लीटली क्या है, तो कम्प्लीटली आइसी रोड पे आप चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा बर्फ़ बिछा हुआ है इस सड़क पे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये जब कार इसको, इस पाथ को फॉलो कर रहा है, मतलब इसको किधर जाना है, इधर इस तरफ जाना है। ठीक है, इसलिए इसने अपने टायर के ओरिएंटेशंस को जो है सो इधर कर रखा है। बट यहाँ आइस है, तो आइस होने की वजह से क्या होगा कि ये कार जो है वो यू वुड नॉट बी एबल, क्या होगा, यू वुड नॉट बी एबल टू टर्न द कॉर्नर। कार जो है सो कॉर्नर को निगोशिएट नहीं कर पाएगा, उस पर टर्न नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि टर्निंग जब आप करोगे, क्या टर्निंग द स्टीयरिंग इज ऑफ नो यूजेस, द कार वुड स्लाइड स्ट्रेट अहेड एज पर द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। आपने टायर को भले ही इस तरफ अपने स्टीयरिंग घुमा के कर लिया हो, लेकिन जिस वेलोसिटी से वो आ रही होगी तो वो सीधे स्ट्रेट लाइन पाथ में ऐसे जो है सो निकल जाएगी। तो टर्निंग जो है, टायर के आप स्टीयरिंग को लाख टर्न कर लो, आपका जो कार है वो क्या करेगा, इट वुड मूव अहेड एज पर द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो टर्निंग पे क्या चाहिए, आपको फ्रिक्शन चाहिए। टायर का फ्रिक्शन ही टर्निंग पे कार की वेलोसिटी को चेंज करता है, और यहाँ फ्रिक्शन नहीं है तो ये सीधे स्ट्रेट अहेड ऐसे मूव कर जाएगा, जो है वो टर्न नहीं कर पाएगी कार। तो बात ये रह गई कि सो इट मस्ट बी द फ्रिक्शन दैट समहाउ अलाउज द कार टू टर्न। इसलिए आप एक बात को इस एग्जाम्पल से समझ जाएं कि केवल वो फ्रिक्शन ही फोर्स है जो उसको किसी न किसी तरह से जो है सो कार को टर्न करने में मदद करती है। चलिए, सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि दिस इज़ द टॉप व्यू ऑफ ए टायर एट द कॉर्नर पे टायर का टॉप व्यू जो है सो आप यहाँ देख पा रहे हैं। और जैसा कि ये फिगर शो कर रहा है, आप देख सकते हैं कि टायर क्या है, टर्निंग पे है। मतलब कहीं ना कहीं टायर जो टर्निंग कुछ इस तरह का होगा, ऐसा सपोज करिए टर्निंग होगा। एक टायर जो है सो गाड़ी का इस एंड पे होगा, और ये जो है सो पहला टायर है, मतलब टुवार्ड्स द कर्वेचर पे फर्स्ट टायर है। तो इस पे जो कार की वेलोसिटी टर्निंग पे क्या होगी, तो स्ट्रेट वी वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ऑफ द कार एट द टर्निंग है। और आप देख रहे हैं इस पे क्या चीज़ कि कुछ फ्रिक्शन फोर्स जो है वो टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है सो एक्ट कर रहा है। ठीक है, सो इफ द रोड सरफेस वेयर फ्रिक्शनलेस द टायर वुड स्लाइड स्ट्रेट अहेड। अगर सपोज करिए कि ये जो रोड सरफेस था वो फ्रिक्शनलेस होता और कार यहाँ से स्ट्रेट आती और वो स्टीयरिंग घूमती भी, फिर भी कार अपने स्ट्रेट वेलोसिटी के साथ ये इस तरह से जो है सो मूव कर जाती है, लेकिन टर्निंग पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता जो है सो। ठीक है, तो इसीलिए फ्रिक्शन है, इसीलिए कार की वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो द फोर्स दैट प्रिवेंट्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लाइडिंग अक्रॉस द सरफेस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस टॉप व्यू से आप देख सकते हैं कि कैसे स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो क्या लग रहा है, तो वो लग रहा है साइडवेज। सो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स Fs पुशेज साइडवेज ऑन द टायर टुवार्ड्स द सेंटर। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स टायर के सरफेस पे नीचे से लग रहा है, वो उसका मतलब अगर आप एवरेज फोर्स जो है वो टुवार्ड्स क्या लग रहा है, तो टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल लग रहा है। कौन सा सर्किल, जो टर्न है, जिस टर्न को आप एक सर्किल की तरह एज्यूम कर सकते हैं, तो उस तरह से फ्रिक्शन फोर्स जो है सो इस टायर पे एक्ट हो रहा है। और यही फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं दिस इज द फोर्स दैट प्रिवेंट्स द टायर फ्रॉम स्लिपिंग साइडवेज। यही एकमात्र फोर्स है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, तो टायर जो है सो साइडवेज स्लिप नहीं कर रहा है। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ नहीं होता, कंप्लीटली आईसी रोड होता, तो आप भले ही टायर को ओरिएंटेशन ऐसा कर देते स्टीयरिंग घुमा करके, फिर भी ये जो कार है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ से
है, क्योंकि अगर आप टर्न पे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो स्ट्रेट पाथ को जब आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपकी जो वेलोसिटी है ठीक उसी डायरेक्शन में जो है सो कार क्या करती, तो आपको आगे की ओर मूव कर जाती, स्लाइड कर जाती, बट वो उसका डायरेक्शन ऑफ द स्पीड जो है वो चेंज नहीं होता। तो सबसे पहली बात जो आप समझ जाएं कि हाउ डू वी नो द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन इज साइडवेज। आप कैसे समझेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इधर ही लग रहा है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो आप कैसे समझते हैं? इस चीज़ के लिए आप एक बात समझे कि अगर फ्रिक्शन फोर्स अगर साइडवेज नहीं एक्ट करता, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं एक्ट करता, तो दो ही ऑप्शंस थे, या तो वो इधर की ओर एक्ट करता और या नहीं तो इधर की ओर एक्ट करता, ठीक है, दो ही ऑप्शंस है। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर एफएस एक्ट करता तो क्या होता कि इस फ्रिक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द कार हो जाती, और इसकी वजह से क्या होता, तो स्पीड जो है वो कार का क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, स्पीड क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। टर्न पे जब कार जा रही है तो टर्न पे एक कांस्टेंट स्पीड के साथ आपका कार जा रहा है, ठीक है, केवल क्या चेंज हो रहा है, टर्न पे कार कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है। अगर कुछ बदल रहा है तो बदल रहा है डायरेक्शन ऑफ स्पीड। तो इससे ये जाहिर हो जाता है कि जब डायरेक्शन ऑफ स्पीड ही सिर्फ बदल रहा है और मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट स्पीड रह रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है सो नॉर्मल एक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर सपोज करिए कि फ्रिक्शन फोर्स इधर ही की डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स होता तो भी इसका एक कंपोनेंट अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ कार लगता, तो उसकी स्पीड कम होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी स्पीड भी कम नहीं हो रही है। द कार कंटिन्यूज टू मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हिच असर्टेन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज साइडवेज एंड टुवर्ड पॉइंटिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल जो है सो, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है सो सेंटर के तरफ ही पॉइंट कर रहा है, इसका आपके पास एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन है। तो ये तो एक सिंगल टायर को लेकर के हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर चारों टायर का जो एवरेज फ्रिक्शन फोर्स जो निकालेंगे तो वो भी टुवर्ड्स द सेंटर ही पॉइंट करेगा जो है सो। तो दिस इज अ फ्री बॉडी डायग्राम फ्रॉम बिहाइंड द कार which shows the static friction force pointing toward the center of circle, ठीक है। आप देख रहे हैं इस कार को, और इस कार पे जो टायर का जो एवरेज फ्रिक्शन फोर्स है वो एफएस इधर की ओर लग रहा है। तो इस कार का फ्री बॉडी डायग्राम, हमने कहा कि कार को आप एक पार्टिकल की तरफ मॉडल कर रहे हैं। कार इज बीइंग मॉडल्ड एज ए पार्टिकल, ठीक है। कार इज बीइंग मॉडल्ड एज ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कार को हम एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मॉडल कर रहे हैं, और तो इसकी वजह से हमने कार को एक पार्टिकल की तरह लिया, और उस पर जो फोर्स लग रहा था, इसका जो वेट होगा, कार का जो टोटल वेट होगा, ये mg, ये क्या है, वेट ऑफ द कार है। दिस इज द वेट ऑफ द कार है। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये क्या है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऑन कार, नॉर्मल रिएक्शन ऑन कार बाय रोड, ठीक है। और चूंकि रोड आपका समतल है इसलिए नॉर्मल रिएक्शन क्या है, रोड के ठीक परपेंडिकुलर लग रहा है। अगर ये रोड जो है सो समतल नहीं हो करके, अगर रोड आपका लेवल्ड नहीं होता, लेवल रोड अगर नहीं होता, अगर बैंक्ड रोड होता, तो कुछ रोड जो है उसका ओरिएंटेशन ऐसा होता, मतलब तो इस पे जो तब जो इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता वो उस रोड के नॉर्मल लगता, ठीक है। तो उस केसेस में बात बदल जाती है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो क्या लग रहा है, कार के ठीक परपेंडिकुलर लग रहा है, और ये फ्रिक्शन फोर्स जो है एफएस है, जो कार पे क्या लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है। तो इसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कार को जो है इधर की ओर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल रहा है, जिसको आप जानते हैं v²/r, मैंने पढ़ाया भी है। दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑन द कार, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑन कार। अब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये जो कार पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एक्चुअली में क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के, जो एफएस की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के लेसर इक्वल टू μs टाइम्स ऑफ n होती है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जब फ्रिक्शन फोर्स का जो आपका रेंज है वो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स एक लिमिटेड वैल्यू के अंदर काम करेगा, तो नेचुरली जो उस पर सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन फोर्स, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देने की स्थिति में जो है वो उसकी एक अपनी एक लिमिटेशन होगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वेलोसिटी से जाओ और उस टर्न को नेगोशिएट कर लोगे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की अपनी एक वैल्यू है, उससे ज़्यादा स्पीड से जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो क्या होगा कि आपका कार जो है सो स्किडिंग स्टार्ट कर देगा।
तो हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स अब इस्तेमाल करते हैं, न्यूटन्स लॉज का इस्तेमाल करते हैं कि कार पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर की ओर लग रहा है, इस तरफ लग रहा है क्या, तो v²/r, ठीक है। तो v²/r क्या है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जहाँ v जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ द कार है। स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ क्या है, कार हो गया v, और r क्या हो गया, तो रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ टर्न, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टर्न, जिस टर्न पे कार मूव कर रही है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r हो गया, ठीक है। तो अब चलो इस बात को समझो कि जब आप वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, एज द कार इज इन इक्विलिब्रियम द कार इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। कार क्या है, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो इसीलिए क्या होगा, वर्टिकल फोर्सेस क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जो ये नॉर्मल फोर्स जो n है, ठीक है, दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या चीज़, तो mg होगा। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। दूसरा क्या है कि अब ये जो आपने निकाला वो कैसे लगाया, आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगाया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगाया, ठीक है, फर्स्ट लो लगा करके निकाला। दूसरी बात क्या है कि इस कार पे एक फ्रिक्शन फोर्स Fs है, और आपको पता है कि चूंकि ये कार क्या है, तो कार सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये कार क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेटिंग होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो क्या चीज़ की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब आप न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओगे, अप्लाइंग सेकेंड लॉज ऑफ न्यूटन्स के दूसरे नियम को जब आप लगाओगे, न्यूटन ऑन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। जब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन का दूसरा नियम लगाओगे तो क्या होगा कि फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, Fs एक्ट कर रहा है, और इस फोर्स की वजह से कार पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो मास ऑफ द कार इंटू v²/r, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरी बात आप ये समझ लो कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है Fs है, इसकी वैल्यू जो है सो किसके बीच में लाई करती है, 0 से लेकर के μs टाइम्स ऑफ n, जहाँ पे μs टाइम्स ऑफ, इसको स्मॉल n ले लो, मैंने नॉर्मल रिएक्शन को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए मैं यहाँ पे μs टाइम्स ऑफ स्मॉल n लूँगा। तो μs क्या है यहाँ पे, μs है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो जब μs टाइम्स ऑफ n होता है, तो इस इक्वेशन जो है सो इसको मान लो ये 3 इक्वेशन है, तो 2 और 3 से जब आप तुम 2 और 3 फ्रॉम 2 and 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक है। तो तुम देखो क्या लिख सकते हो कि mv² बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर r, इट शुड बी क्या चीज़, इट शुड बी लेसर इक्वल टू μs टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n, और n की वैल्यू क्या है, mg है। तो तुम लिख सकते हो इसको क्या चीज़ कि इट शुड बी लेसर इक्वल, मतलब यहाँ से कि mv²/r शुड लेसर इक्वल टू क्या चीज़, mg। तो यहाँ से आप एक इक्वेशन निकाल सकते हो कि v², ठीक है, ये m से m काटो, यहाँ जो m है ये m से ये m कट गया, तो ये क्या हो गया, v² शुड बी लेसर इक्वल टू, यहाँ से क्या चीज़, यहाँ से देखो μs इंटू था ना, तो μs n की वैल्यू डाले, μs तो रहेगा ही, तो μs यहाँ से और यहाँ से r इंटू g, सो दिस विल बी द v²। तो v शुड बी लेसर इक्वल टू रूट अंडर क्या चीज़, तो μs r इंटू जी, ठीक है। v जो है वो μs r इंटू रूट अंडर μs r इंटू जी होगा। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि मैक्सिमम वेलोसिटी जिसके लिए फ्रिक्शन फोर्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर सकता है, वो तब है जब ये कार की जो वेलोसिटी होगी, मतलब ये जो कार का स्पीड होगा, ठीक है, दिस v, अगर ये v जो है सो मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो μs r इंटू यहाँ पे g हो सकता है। दिस वुड बी द मैक्सिमम वेलोसिटी एट विच द कार वुड मेक द टर्न। अगर इस वेलोसिटी से ज़्यादा अगर होगी इस कार की वेलोसिटी, तो कार क्या करेगा, स्किड करेगा आउटवर्ड, क्या करेगा, कार विल स्किड आउटवर्ड, ठीक है,
वर्ड, कार क्या होगा, आउटवर्ड स्किड करेगा। कब, जब आपका कार का स्पीड जो होगा वो ग्रेटर देन ये म्यू एस रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस आर इंटू जी से, जब कार का स्पीड ज़्यादा होगा तो कार क्या कर जाएगा, स्किड करेगा और स्किड आउटवर्ड करेगा। क्योंकि आउटवर्ड जैसे ही ये कार मान लो इधर की ओर स्किड किया, आउटवर्ड स्किड किया, मतलब क्या चीज़ की रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपके कार का क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है एफसीपी, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एफसीपी, वो क्या होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। तो कहीं ना कहीं देखो तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो घट जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी है कि वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में जाए। अब इक्विलिब्रियम स्टेट में तभी जा पाएगा जब वो सेंट्रीपिटल फोर्स घटेगा। तो इसीलिए जो है सो वो आउटवर्ड जो है सो कार स्किड करता है। तो आपको सवालों में क्या रहेगा, सवालों में मेंशन रहेगा कि बताइए कि कार की वो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है जिस वेलोसिटी से वो किसी टर्न को निगोशिएट करेगा या उस किसी टर्न को क्रॉस करेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जब पूछेगा तो आपको दो चीज़ें मेंशन रहेगी, ये जो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस है ये आपको पता रहेगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये पता रहेगा। जब ये दोनों चीज़ जो है, ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये आपको पता रहेगा। और दूसरी चीज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे दी जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है टर्न का आपको मेंशन रहेगा। तो आप निकाल सकते हो कि मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है। तो v इक्वल टू रूट अंडर म्यू इंटू यहाँ से आर जी, v इक्वल टू रूट अंडर म्यू इंटू आर जी जो है, दिस विल बी द मैक्सिमम स्पीड एट विच द कार कैन निगोशिएट द टर्न। कभी कभी क्या आपसे पूछा जाएगा कि देखिए इस रिलेशन से देख सकते हैं कि आप एक रिक्वायरमेंट निकाल रहे हैं कि म्यू एस जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट शुड बी कैचेज द ग्रेटर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया, किसी टर्न का रेडियस ऑफ कर्वेचर मेंशन कर दिया, ठीक है, आर दे दिया, साथ में जो है सो आपको वेलोसिटी ऑफ कार भी दे दिया और आपसे पूछेगा कि टर्न का स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मिनिमम कितना होना चाहिए। तो देखो कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मिनिमम वी स्क्वायर बाई आर जी होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तभी जो है सो उस वेलोसिटी से कार उस टर्न को निगोशिएट कर पाएगी। तो फाइनली जो है सो हमने ये चीज़ें निकाल ली। क्या निकाली कि जो मैक्सिमम स्पीड है v, ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू क्या चीज़, तो रूट अंडर यहाँ से म्यू एस आर इंटू जी। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड एट विच द कार कैन निगोशिएट द टर्न। ठीक है, ये क्या है, ये है मैक्सिमम स्पीड। दिस इज द मैक्सिमम speed at which the car can negotiate the टर्न। इस टर्न को निगोशिएट मतलब क्या चीज़, उस टर्न पे स्मूथली क्रॉस कर जाएगा। निगोशिएशन का क्या मतलब हुआ कि मेक द टर्न विदाउट स्लाइडिंग। निगोशिएशन का क्या मतलब हुआ कि कार, ये जो है इस चीज़ का क्या मतलब हुआ कि कार मेक द टर्न विदाउट स्लाइडिंग। स्लाइडिंग मतलब बिना स्किडिंग किए हुए कार जो है सो इस टर्न को वो फॉलो अप करेगी। तो आपने ये भी जाना कि जैसे सपोज करिए कि ये रहा आपका सर्कुलर टर्न, ठीक है, और आपका कार सपोज करिए दिस इज योर कार। तो ये जो कार है, इस कार की वेलोसिटी मैक्सिमम किस स्पीड से वो निगोशिएट कर सकता है, तो इस स्पीड से। अगर इससे ज़्यादा स्पीड से लेके आता है, मतलब यदि स्पीड जो है कार का वो ग्रेटर देन क्या है, तो म्यू एस टाइम्स ऑफ आर जी है, तो क्या होगा, ये कार जो है वो आउटवर्ड, मतलब इधर, ये इसको इधर मुड़ना चाहिए था लेकिन ये क्या करेगा, इधर की ओर स्किड कर जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं द कार विल स्किड आउटवर्ड। तो सवाल आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द कार कैन टर्न ऑन द बैंड विदाउट स्किडिंग इफ द रेडियस ऑफ द बैंड जो है, मतलब आर की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ से 20 मीटर। ठीक है, और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एस, इसकी वैल्यू क्या दे रखा है 0.4। तो जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और आर की वैल्यू दे रखी है तो मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकता है, तो v इज इक्वल टू यहाँ से रूट अंडर यहाँ से म्यू एस टाइम्स ऑफ आर इंटू यहाँ पे g करोगे तो म्यू एस की वैल्यू हो गई तुम्हारी कितनी, म्यू एस की वैल्यू हो गई 0.4
और r की वैल्यू हो गई 20 और g की वैल्यू हो गई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो वो मैक्सिमम स्पीड होगा जिससे कोई कार जो है सो टर्न को निगोशिएट कर सकता है। अगर आपको दिया रहता है कि इसका मैक्सिमम स्पीड मान लो इस वैल्यू से ज़्यादा है तो कार क्या होता, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से वो इधर की ओर चला जाता, ना कि जो है सो अपना डायरेक्शन ऑफ स्पीड को वो चेंज करता। तो आपने जाना कि जो मैक्सिमम स्पीड है जिससे कि कार किसी टर्न को निगोशिएट कर सकता है वो क्या होता है, तो वो डिपेंड करता है किस पे, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ टर्न। तो जब टर्न जब शार्प होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कम होगा। शार्प टर्न होगा मतलब जैसे सपोज करो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो उस समय कम हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या होगा कि जब शार्प टर्न होगा, शार्प टर्न आएगा तो क्या होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर घट जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर घट जाएगी इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम स्पीड जिस स्पीड से आप उस टर्न को क्रॉस कर सकते हैं वो प्रोपोर्शनली घट जाएगा, क्योंकि v इज इक्वल टू √μs इंटू r इंटू जी। तो शार्प टर्न जब दिखे तो गाड़ी को आप क्या करोगे, स्लोली जो है सो उस टर्न के अराउंड निगोशिएट करोगे जो है सो। अगर सपोज करो कि मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ लेकिन अगर बारिश हो गई तो बारिश होने की वजह से जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है μs की वैल्यू क्या होती है, ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करती है। किस पे, इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे, इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करती है। तो जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है तो जब बारिश हो जाएगी तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, वो घट जाएगा। और अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन घट जाएगा तो उसी टर्न को आप नॉर्मली ड्राई सीजन्स में निगोशिएट कर पाते थे, आप बारिश के सीजन में उसको और कम स्पीड के साथ उस टर्न को जो है सो आप ले पाओगे। तो इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन घट गया है तो घटने की वजह से फिर तुम्हारी जो मैक्सिमम स्पीड है जिससे तुम उस टर्न को निगोशिएट कर सकते हो वो घट जाएगा। तो यहाँ इस केस में तो बात इतनी है कि सारा डिपेंडेंसी जो है इस केस में सारी डिपेंडेंसी आपको किस पे आ गई है, सारी डिपेंडेंसी आपको फ्रिक्शन फोर्स पे आ गई है। इस केस में सारा डिपेंडेंसी जो है, सारा जवाबदेही जो है सेंट्रीपिटल फोर्स को देने का सारा जवाबदेही किसका आ गया, फ्रिक्शन फोर्स का आ गया। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स पे ही डिपेंडेंसी है और हमको क्या करना है, तो फ्रिक्शन फोर्स पे डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है। ये जो डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सारा जो डिपेंडेंसी है वो क्या है इस केस में, फ्रिक्शन पे आ जाता है। और हमको फ्रिक्शन फोर्स की डिपेंडेंसी को क्या करना है, तो कम करना है। और क्यों कम करना चाहते हैं, कम करने के पीछे जो मेन रीज़न है कि हम चाहते हैं क्या चीज़ है कि सेफली हम टर्न पे जब गाड़ी जाए तो मतलब 99% चांसेस हो कि जो कार है वो सेफली टर्न को निगोशिएट करे, क्योंकि हर बार आपको कार जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो टर्न का है वो तो आपको पता नहीं होता है। तो जब आपको पता नहीं है तो आप पहले ही कैसे स्पीड को उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर लोगे जो है सो। तो आपको क्या करना होता है उस केसेस में, हम लोग करते हैं बेंड, रोड को क्या करते हैं, रोड को हम लोग बैंक्ड करते हैं, रोड को हम लोग क्या करते हैं, बैंक्ड करने का मतलब क्या है कि जो उसका आउटर एज होता है वो थोड़ा सा उठा देते हैं इनर एज से कंपैरिजन में। जैसे सपोज करो कि ये टर्न है, ठीक है, ये जो है सपोज करो ये टर्निंग है। अब ये टर्निंग है तो इसमें क्या हो रहा है ना कि हम लोग ये जो आपका ये आउटर एज है, ये क्या है, टर्न का आउटर एज है, आउटर एज है। और ये क्या है, टर्न का इनर एज है, इनर एज है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो आउटर एज है उसको थोड़ा सा इनर एज के कंपैरिजन में उठा देते हैं। मतलब अगर आप इसको सही से समझें तो कुछ ऐसा होता है, जो आपका अगर आप गौर से देखें तो ये रहता है आपका सड़क, और कार आपको जो है सो इस सड़क पे ऐसे ट्रैवल करती है। ठीक है, दिस इज़ हाउ द कार ट्रेवल्स। ये जो आपका आउटर एज है वो इनर एज से कितना है, तो एज मतलब सपोज करें ए लेंथ जो है वो ऊपर वर्टिकली अपवर्ड उठा रहता है, और जो ये होता है वो डाउनवर्ड
डाउन होता है कंपेरेटिवली आउटर एज के कंपेरिजन में। तो उस केसेस में क्या होता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो इस तरफ ऐसे लगता है। कार पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स रोड हमेशा क्या करता है, तो रोड अपने परपेंडिकुलर अप्लाई करता है। तो चूंकि रोड तो खुद ही जो है सो क्या है, एक स्लोप की तरह बना हुआ है जो है सो, तो वो अपने परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कुछ इस तरह अप्लाई करेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट जो है सो अलोंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो फ्रिक्शन के साथ वो कंपोनेंट भी जो है सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस के लिए कंट्रीब्यूट करता है। तो हम लोग चाहते हैं कि सारी की सारी डिपेंडेंसी केवल जो है सो फ्रिक्शन फोर्स पे ही नहीं रहे, क्योंकि हमारा जो सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। टर्निंग पे चांसेस है कि वो कार जो है सो स्किड कर जाएगी, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो हम लोग चाहते क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स पे डिपेंडेंसी को कम करें, और इसीलिए जो रोड होता है उसको बैंक्ड करते हैं, उसका आउटर एज को इनर एज के कंपेरिजन में ऐसे उठा देते हैं। तो ऐसे उठने की वजह से क्या होता है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट टुवार्ड द सेंटर भी एक्ट करने लगता है। तो अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको मिलेगा वो फ्रिक्शन फोर्स तो देगा ही देगा, फ्रिक्शन फोर्स से तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो एक कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का, वो भी जो है सो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा। नॉर्मल रिएक्शन का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, तो वो भी आपको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा। तो कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंटल डिपेंडेंसी है, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग कम कर पाएंगे। तो ये जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है, जहां हम लोग बैंक्ड रोड पे टर्निंग पे जो कार जाती है, वो टर्निंग जो बैंक्ड है, जिसका आउटर एज इनर एज के रिस्पेक्ट में उठा हुआ है, तो उस पर कार कैसे निगोशिएट करती है और उस पर पैरामीटर्स कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ you that if you find the video useful for yourself, please don't forget to comment below and subscribe the channel for more such kind of video. Thank you.